हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम नॉन कॉर्डेटा का तीसरा फाइलम टीनोफोरा यानी कि संघ टीनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। टीनोफोरा नाम एस्किथ बोल्ड ने दिया था। टीनोफोरा समुद्री प्लवकों का एक छोटा सा संघ है, जिसे पहले निडेरिया के साथ सिलेंट्रेटा संघ में रखा जाता था। यानी कि पहले जो टीनोफोरा के सदस्य हैं उनको जो निडेरिया के सदस्य हैं उनके साथ एक समान फाइलम सिलेंट्रेटा में रखा जाता था, क्योंकि इनके अनेक गुण सिलेंट्रेटा के समान निडेरिया के समान होते हैं, लेकिन कुछ गुण इनसे अलग होते हैं। इसीलिए अब इन्हें एक अलग फाइलम टीनोफोरा में पढ़ा जाता है। ये जो टीनोफोरा के सदस्य होते हैं, इनमें निमेटोब्लास्ट सेल्स अनुपस्थित होती है और ये समुद्री प्लवकों का एक छोटा सा संघ है। समुद्री जंतु होते हैं ये, जो बड़े बड़े समूहों में समुद्र के किनारों पर सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। ऐसे फॉर्म को हम पेलाजिक फॉर्म या प्लवक बोलते हैं, अर्थात जो सी की सतह पर, समुद्र की सतह पर तैरते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेलाजिक बोलते हैं, प्लवक बोलते हैं। इनकी खास बात क्या है? इनमें जो 8 कॉम्ब प्लेट पाई जाती हैं गमन के लिए या चलन के लिए, 8 कॉम्ब पट्टिका कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं, जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इंद्रधनुष यानी कि रेनबो का प्रभाव देती हैं। रेनबो का प्रभाव देती हैं, इसीलिए इन्हें कॉम्ब जेली या सी वॉलनट या सी गूसबेरीज यानी कि सी करौंदे कहते हैं। तो इनका जो कॉमन नेम है वो कॉम्ब जेली या सी वॉलनट या सी गूसबेरीज होता है, जो इनके कॉम्ब प्लेट के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके कारण जब ये रेनबो का प्रभाव देते हैं, इंद्रधनुष का प्रभाव देते हैं, उसके कारण इन्हें इन नाम से जाना जाता है। ये समुद्री जंतु है, यानी कि जल में पाए जाते हैं, और ये समुद्री जल में पाए जाते हैं यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं, और ये बड़े बड़े समूहों में पाए जाते हैं और समुद्र के किनारों पर सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए ये प्लवक कहलाते हैं, पेलाजिक कहलाते हैं। और इनकी दूसरी खास बात क्या है कि ये जैव संदीप्ति यानी कि बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं। जैव संदीप्ति यानी कि बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या है कि बायो मतलब लिविंग, ल्यूमिनस का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जो लाइट प्रोड्यूस करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है, ल्यूमिनस बॉडी कहलाती है। चांद एक ल्यूमिनस बॉडी है, चंद्रमा एक ल्यूमिनस बॉडी है, ट्यूबलाइट एक ल्यूमिनस बॉडी है। तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब कोई जीवित जीव प्रकाश उत्पन्न करता है, तब उस घटना को हम बायोलुमिनेसेंस यानी कि संदीप्ति कहते हैं, जैव संदीप्ति कहते हैं। इसमें जो केमिकल एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो जो ये टीनोफोर्स होते हैं, ये बायोलुमिनेसेंस यानी कि जैव संदीप्ति भी उत्पन्न करते हैं, अर्थात ये इनका विशिष्ट गुण है। सामान्यतः सभी जीवों में ये क्षमता नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये इनका विशिष्ट लक्षण है कि इनमें बायोलुमिनेसेंस यानी कि जैव संदीप्ति की क्षमता होती है और ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इनका शरीर बेलनाकार हो सकता है या गोलाकार हो सकता है, अथवा नाशपाती के आकार का यानी कि पियर शेप्ड हो सकता है। इनका शरीर कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है और पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है कुछ पार्ट्स को छोड़कर, और वो जेली समान होता है, जैसे जेली होती है उस समान होता है। ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, अर्थात अरीय सममिति प्रदर्शित करने वाले जीव हैं, जिनमें ऊतक स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। यानी कि अभी भी अंग स्तर का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, शरीर संगठन है, अभी नहीं आया है। टीनोफोरा में भी ऊतक स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है
और इनमें जो शरीर की योजना होती है वो अर्धलाल यानी कि ब्लाइंड सैक टाइप की होती है। निडेरिया के समान ही अभी तक अधिकांश इनके जो लक्षण आ रहे हैं वो निडेरिया जैसे ही हैं। यानी कि ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी गुहिका होती है, एक ऐसी कैविटी होती है जो एक ही छिद्र युक्त होती है, अर्थात उसमें एक ही पोर होता है, उसी से इंजेक्शन होता है, उसी से इजेक्शन होता है, उसी से भोजन अंदर ग्रहण किया जाता है इंजेक्शन, और उसी से भोजन बाहर फेंका जाता है इजेक्शन। ये पहले त्रिकोरकी जंतु हैं। इंपॉर्टेंट बात है इनकी, कुछ किताबों में इन्हें द्विकोरकी लिखा गया होता है। ये त्रिकोरकी क्यों है? क्योंकि इनकी जो मीजोग्लिया है उसमें अमीबीय सेल्स पाई जाती हैं जिनका उद्भव मीजोडर्मल होता है, अर्थात मीजोडर्म से उत्पन्न सेल्स होती है, इसीलिए इनको त्रिकोरकी माना जाता है। लेकिन कुछ किताबों में इन्हें द्विकोरकी लिखा जाता है क्योंकि दो कोर्स जो दो लेयर्स हैं उनके बीच में मीजोग्लिया अभी भी उपस्थित दिखाई दे रही है। लेकिन इनकी जो मीजोग्लिया होती है उसके अंदर जो अमीबीय कोशिकाएं होती हैं उनका उद्भव मीजोडर्म से होता है, अर्थात उनकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है, इसीलिए इसको थर्ड लेयर मानते हुए इनको त्रिकोरकी माना जाता है। तो लेकिन अगर ऑप्शन में त्रिकोरकी नहीं है और डिप्लोब्लास्टिक है केवल, तो आंसर फिर डिप्लोब्लास्टिक होगा, लेकिन आंसर सही त्रिकोरकी की है। तीसरा चौथा जो इसमें तीसरा लक्षण जो है वो क्या है कि इनमें चलन के लिए 8 पक्षाभिमुखी कॉम्प्लेट यानी कि सिलिएटेड टाइप की कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं जो इनको चलने में हेल्प करती हैं और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रेनबो का इफेक्ट देती हैं। ये इनका विशेष लक्षण है। इनकी अपमुखी है यानी कि एबोरल सतह पर दो सतह होती है, एक ओरल सरफेस जिधर माउथ होता है, मुख होता है, और उसके दूसरी तरफ की जो सरफेस होती है एबोरल जिसमें मुख नहीं होता, सामान्यतः एनस होता है अगर होता है। तो अपमुखी यानी कि एबोरल सरफेस पर दो स्पर्शक उपस्थित होते हैं और ये जो दो स्पर्शक होते हैं ये इनको भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं और ये जो स्पर्शक है एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं और ये छोटे प्लवकों को जब भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं तो ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगे होते हैं और ये दोनों भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। क्योंकि इनके अंदर निमेटोब्लास्ट सेल्स नहीं होती, लेकिन निमेटोब्लास्ट सेल जैसी एक विशेष सेल्स उपस्थित होती है इन स्पर्शकों पर, टेंटाकल्स पर, जिन्हें हम लासो सेल्स कहते हैं। और ये लासो सेल्स शिकार को पकड़ने में हेल्प करती हैं, अर्थात ये उसी निमेटोब्लास्ट की तरह काम करती हैं लेकिन उनसे अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। और ये लासो सेल्स की उपस्थिति भी इनका विशिष्ट लक्षण है जो एनिमल किंगडम में इनके अलावा किसी में भी नहीं पाया जाता। अब ये भोजन को ग्रहण करने के लिए ये मांसाहारी जंतु हैं और ये मछलियों के अंडे, मोलस्का संघ के जंतुओं के लार्वा और छोटे प्लवकों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात या तो मछली के अंडे, मोलस्का संघ के जंतुओं के लार्वा और छोटे प्लवकों को ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और इनमें जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकीय यानी सेल के अंदर और बाह्य कोशिकीय या अंतरकोशिकीय यानी कि सेल के बाहर गुहिका में भी होता है, कैविटी में भी होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भी होता है। और जो इनके अंदर भोजन का पाचन होता है उसमें हेल्प जो भोजन को पकड़ करने में लासो सेल्स शिकार को पकड़ने में सहायता करती हैं। इनमें जो तंत्रिका तंत्र होता है, अब चूंकि निडेरिया के आगे इनको हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम निडेरिया से थोड़े से विकसित हुए होंगे, डेवलप हुए होंगे, तो इनमें भी नर्वस सिस्टम पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और ये उनसे कुछ एडवांस टाइप का होता है। वहाँ पर तो केवल नर्व सेल्स की जो प्रवर्ध होते थे वो मिलकर नेट बना लेते थे, लेकिन यहाँ पर ये गुच्छिका यानी कि गैंग्लियोनिक सेल्स है, तंत्रिका प्रवर्ध यानी कि न्यूराइड्स और सिनेप्सिस से मिलकर बना होता है। सिनेप्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर दो नर्व सेल्स आपस में जुड़कर जो जंक्शन बनाती हैं, यानी कि उनका जहाँ पर उनका जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ पर दो नर्व सेल्स आपस में जुड़ती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र जो होता है टीनोफोरा का थोड़ा सा एडवांस होता है, किससे, निडेरिया से, क्योंकि वहाँ पर तो केवल सिंपल नर्व सेल्स होती हैं जो आपस में जुड़कर नेट बनाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये गैंग्लियोनिक सेल, न्यूराइड्स भी बन गए, सिनेप्स भी ढंग से बने हुए हैं, तो ये उससे थोड़ा सा एडवांस हुआ होता है।
तो इनमें सरल प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जो गैंग्लियोनिक सेल्स, न्यूराइट्स और सिनेप्स से मिलकर बना होता है। ये सभी जंतु बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात उभयलिंगी होते हैं। तो उभयलिंगी का मतलब क्या है कि जब किसी जीव के अंदर, उभय माने क्या होता है, बोथ, और बाइसेक्सुअल बोल देते हैं इनको, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। बाई माने दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स, यानी कि जब किसी जीव के अंदर मेल यानी कि नर प्लस मादा जननंग, दोनों उपस्थित होते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, उभयलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल बोलते हैं। लेकिन इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है, जटिल प्रकार का होता है। जंतुओं में जो युग्मकों का निर्माण होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, युग्मकों के निर्माण से होता है, गैमीट्स के फॉर्मेशन से होता है। अब जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, चूंकि इनमें भी डक्ट्स दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इसीलिए इनमें युग्मकों का जो निर्माण होता है, और निर्माण होने के बाद ये मुख से बाहर निकलकर जल में आ जाते हैं, और यहां पर आने पर इनमें बाह्य निषेचन होता है, अर्थात एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब दो गैमीट्स या एक मेल और एक फीमेल गैमेट्स आपस में पूर्ण तथा स्थायी रूप से संलयित होते हैं, फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होकर एक द्विगुणित जायगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को हम तब क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, सिनगैमी भी कह देते हैं। जब ये फर्टिलाइजेशन यानी कि गैमेटों का फ्यूजन, गैमेटों का संलयन बॉडी के बाहर माध्यम में होता है, जल में होता है, तब इसको हम बोलते हैं बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जब यही प्रक्रिया मादा जनक की बॉडी के अंदर होती है तब हम इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इनमें जो गैमीट्स बनते हैं वो बॉडी के अंदर बनकर मुख की सहायता से बॉडी से बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद अब वो माध्यम में आते हैं, पानी में आते हैं, जल में आते हैं, वहां पर आकर एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद अभी क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जायगोट बनाएंगे, द्विगुणित युग्मनज बनाएंगे, जिससे अब एम्ब्रियोनिक कंडीशन आएगी, भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसके बाद जो इनमें मेटाजेनेसिस अनुपस्थित होती है, ओबेलिया जैसे निडेरियंस में एक मेटाजेनेसिस टाइप की घटना पाई जाती है, जिसे पहले ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण कहते थे, लेकिन अब इसका नया नाम मेटाजेनेसिस होता है। तो पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या होता है कि एक अगुणित यानी कि हैप्लॉइड फेज अवस्था का एक द्विगुणित अवस्था यानी कि डिप्लॉइड फेज से ऑल्टरनेट होना, एकांतर क्रम में आना क्या कहलाता है, पीढ़ी एकांतरण यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। वास्तविक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण मॉस और फर्न में यानी कि ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में जो मुख्य बॉडी होती है यानी कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है, मुख्य पादप की जो बॉडी है वो गैमेटोफिटिक होती है, अर्थात युग्मकोद्भिद होती है, अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। इसके बाद अब अगुणित बॉडी से, युग्मकोद्भिद से यानी कि गैमेटोफाइट बॉडी से अब स्पोरोफाइट बॉडी डेवलप होती है यानी कि बीजाणु उद्भिद बनती है जो द्विगुणित होती है, और इससे फिर वापस एक नया प्लांट बनता है, गैमेटोफाइट बनता है। तो इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में ऑल्टरनेट होता है, एकांतरण होता है। लेकिन जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मुख्य प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती है यानी कि बीजाणु उद्भिद होती है। उसमें बीजाणु उद्भिद से अब गैमेटोफाइट बॉडी बनती है, और गैमेटोफाइट बॉडी वापस दोबारा से नई स्पोरोफाइट बॉडी बनाता है। तो वहां पर पहले ब्रायोफाइटा में पहले गैमेटोफाइट होती है, बाद में स्पोरोफाइट बनती है, और स्पोरोफाइट से वापस गैमेटोफाइट बनती है। लेकिन टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, और फिर वापस मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बनती है। लेकिन जो ओबेलिया है, ओबेलिया में जो निडेरियन है उसमें एक एसेक्सुअल बॉडी पॉलिप के बाद एक सेक्सुअल बॉडी मेड्यूसा बनती है, और मेड्यूसा से वापस पॉलिप बनते हैं। लेकिन मेड्यूसा
जो होता है वो लैंगिक जनन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जबकि पॉलिप जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो यहां पर जो ऑल्टरनेशन हो रहा है एक द्विगुणित अलैंगिक बॉडी का एक द्विगुणित लैंगिक बॉडी से होता है, यानी कि यहां पर जो ऑल्टरनेशन है गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का या स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट से, वो नहीं हो रहा है। दोनों ही बॉडी गैमेटोफाइट नहीं है, दोनों ही बॉडी स्पोरोफाइट है, लेकिन एक बॉडी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, एक बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है। तो पहले इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते थे, लेकिन बाद में इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस में क्या होता है कि एक द्विगुणित बॉडी, एक अलैंगिक बॉडी, द्विगुणित बॉडी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली, लैंगिक रूप से जनन करने वाली द्विगुणित बॉडी से अल्टरनेट करती है, एकांतर क्रम में आती है, तब इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। लेकिन इन तीनों फोरा में मेटाजेनेसिस नहीं पाई जाती है और इनमें प्रायः पुनरुद्भवन भी पाया जाता है, रीजेनरेशन पाया जाता है। लेकिन इनके साथ साथ इसमें पीडोजेनेसिस भी पाई जाती है। जेनेसिस माने कहीं पर भी लगता है तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण। और जो पीडो वर्ड होता है वो बच्चे के लिए लगाते हैं, शिशु के लिए लगाते हैं। तो शिशु के द्वारा या अल्प विकसित जीव के द्वारा या लार्वा के द्वारा या कम विकसित जीव के द्वारा जनन द्वारा नए संतानों के निर्माण की प्रक्रिया पीडोजेनेसिस कहलाती है। पहले नियोटनी और पीडोजेनेसिस एक ही बात हुआ करती थी, लेकिन अब नियोटनी अलग चीज है और पीडोजेनेसिस अलग है। नियोटनी और पीडोजेनेसिस हम एम्फीबिया में पढ़ेंगे, सैलेमेंडर में पढ़ते हैं, एक्सोलोटल लार्वा में पढ़ते हैं। तो नियोटनी का मतलब क्या होता है कि लार्वल कैरेक्टर्स का, लार्वा के गुणों का वयस्क में बरकरार रह जाना क्या कहलाता है? नियोटनी। लेकिन पीडोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि अपरिपक्व जंतु या अल्प विकसित जंतु या लार्वा के द्वारा संतान उत्पन्न करने के लिए जनन प्रारंभ कर देना पीडोजेनेसिस कहलाता है। तो नियोटनी में वयस्क में, एडल्ट में लार्वल कैरेक्टर बरकरार रह जाते हैं, जबकि पीडोजेनेसिस में जो अल्प विकसित जीव है, जंतु है या लार्वा है, जो अभी वयस्क नहीं हुआ है, अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है, वो जनन द्वारा संतानें उत्पन्न करने लगता है, तब इसे हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस। तो इनमें पीडोजेनेसिस भी एक सामान्य घटना है जो सामान्यतः और किसी जंतुओं में समान से दिखाई नहीं दे रही है, खासतौर से लोअर जंतुओं में। और इनमें अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है और इसमें साइडिपीड लार्वा बनता है और साइडिपीड लार्वा वयस्क अवस्था में परिवर्तित होता है और इनमें अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। इसका क्लासिफिकेशन में इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, स्पर्शकों के आधार पर, टेंटाकल्स के आधार पर। टेंटाकुलेटा, इसमें टेंटाकल्स होते हैं, नुदा, इसमें टेंटाकल्स सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल है प्लूरोबैंकिया, कैस्ट्रम, यूक्लोरोरुबा। इस यूक्लोरोरुबा में खास बात क्या है, ये अपवाद होता है कि इसमें न्यूडियोब्लास्ट उपस्थित होती है। टीनोफोरा में न्यूडियोब्लास्ट नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर न्यूडियोब्लास्ट उपस्थित होती है और ये अपवाद है टीनोफोरा का, क्योंकि टीनोफोरा में किसी में भी सामान्यतः न्यूमेटोब्लास्ट नहीं प्रेजेंट होती। न्यूडियोब्लास्ट की उपस्थिति किसका कैरेक्टर? निडेरिया का है। इसके बाद जो इनमें खास बात है, जो इनके अंदर ही पाई जाती है, यानी कि विशिष्ट लक्षण है, यानी कि विभेदक गुण हैं, वो क्या है कि सबसे पहले कि इनमें 8 कॉम्ब प्लेट पाई जाती हैं, पट्टिका पाई जाती हैं, जो चलन में या गमन में सहायता करती हैं और ये इनका पहला विशिष्ट लक्षण है, जो इनके अलावा एनिमल किंगडम में, जंतु जगत में और किसी जंतु में सामान्यतः नहीं पाया जाता है और इसी के कारण इनका नाम पड़ता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रेनबो का इफेक्ट देती हैं, इसलिए इनको कॉम जेली, सी वॉलनट और सी गूसबेरीज बोलते हैं। दूसरा कैरेक्टर खास बात क्या है कि ये जैव संदीप्ति यानी कि बायोलुमिनेंस शो करती हैं, अर्थात इनके जंतु
लाइट प्रोड्यूस करते हैं यानी कि केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में यानी कि लाइट ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा, इनमें लासो सेल्स की उपस्थिति होती है जो एनिमल किंगडम में कहीं दिखाई नहीं देती है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, इनकी लासो सेल्स की उपस्थिति है। चौथा कैरेक्टर, ये प्रथम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, त्रिकोर की होते हैं, क्योंकि इससे पहले के जो जंतु आपने पढ़े पॉरीफेरा, निडेरिया, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बहुत सारी किताबों में इन्हें आज भी डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, लेकिन ये त्रिकोर की क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मीजोग्लिया होती है, उस मीजोग्लिया के अंदर इनमें विशेष अमीबीय सेल्स होती हैं जो मीजोडर्मल होती है, अर्थात उनका उद्भव मीजोडर्म से होता है। इसलिए एक्टोडर्म, एंडोडर्म तो थे ही थी, साथ में मीजोडर्म से बनने वाली सेल अमीबीय सेल्स भी इनमें पाई जाती है, इसलिए इनको प्रथम त्रिकोर की जंतु माना जाता है। तो ये 4 प्रमुख कैरेक्टर्स हैं जो इनको विशेषता देते हैं। विभेदक लक्षण है क्या, पहला कॉम्प्लेट की उपस्थिति, दूसरा जैव संदीप्ति यानी कि बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित करना, इनके बायोलुमिनेसेंस शो करना, तीसरा ये प्रथम त्रिकोर की जंतु है, चौथा लासो सेल्स की उपस्थिति, एनिमल किंगडम में लासो सेल्स इनके अलावा किसी भी जंतुओं में नहीं पाई जाती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।